प्रेमनगर राज्य के एक छोटे से गांव तनपुर में अर्जुन नाम का बदनसीब व्यक्ति रहता था। अर्जुन के परिवार में कोई नहीं था। अर्जुन अनाथ था। अर्जुन जब थोड़ा समझदार हुआ ही था तभी उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से अर्जुन अकेले ही रहता था। अर्जुन गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। अर्जुन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो बहुत गरीब था। अर्जुन किसी तरह दूसरों के खेतों में कम कर अपना पेट पलता था। अर्जुन ने बचपन से बहुत परेशानियां देखी थी परंतु उसने कभी अपने नसीब को नहीं कोसा था। अर्जुन हमेशा सिर्फ एक ही चीज सोचता था कि आज उसकी नसीब भले उसका साथ ना दे रही हो पर उसको भरोसा था कि अगर वो मेहनत करता रहेगा तो एक ना एक दिन उसकी नसीब भी बदल जाएंगे और उसके तकदीर का दरवाज़ा भी खुल जाएगा। एक दिन इसी तरह अर्जुन खेत पर काम कर रहा था और रघुनाथ पास ही के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अर्जुन अपने काम में मस्त होता है तभी अर्जुन को रघुनाथ के रोने की आवाज आती है। रघुनाथ को रोता देख अर्जुन फौरन उसके पास जाता है। क्या हुआ मालिका, आप क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। अर्जुन से इस तरह मदद के लिए सुन श्यामलाल थोड़ा भड़क जाता है। अरे अर्जुन, तू क्या मेरी मदद करेगा? जब तू अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता तो किसी की मदद करने लायक होता तो आज मेरी जमीन पर काम नहीं कर रहा होता। सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब नसीब का खेल होता है और नसीब एक तर्जुन की तरह होती है। जिसके तरफ मेहनत का वजन बढ़ेगा वो धीरे धीरे उसकी ओर झुक जाएगी। मेरा क्या है, मैं बस अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। वो आज नहीं तो कल नसीब का तर्जुन मेरी तरफ भी झुकेगा और मेरे भी तकदीर का दरवाज़ा खुलेगा। अर्जुन से इस तरह की बातें सुन श्यामलाल को बहुत प्रसन्नता होती है। क्या बात है अर्जुन, तुझे और तेरी सोच को मेरा सलाम। इतनी मुसीबत से तू अपनी जिंदगी काट रहा है फिर भी तू अपनी हिम्मत नहीं हारता। ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, ये सब तो मेरे पिताजी की सीख का नतीजा है। मैं जब भी किसी चीज के लिए जिद करता था तब तब मेरे पिताजी मुझे बस एक चीज कहते थे। देख बेटा अर्जुन, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं। पर तू मेरी यह बात याद रखना, हमारी यह जिंदगी भी किसी मौसम की तरह है। कभी बहुत धूप तो कभी बहुत ठंड तो कभी बहुत वर्षा, पर तुम्हें उसे एक वृक्ष की तरह हमेशा डट के खड़े रहना होगा और बस मेहनत करते रहना होगा। क्योंकि हर मौसम का एक समय होता है, इसी तरह हर दुख का भी एक समय होता है। एक न एक दिन वो भी समाप्त हो ही जाएगा। बस तुम कभी हिम्मत मत हारना। वह क्या सोच थी तुम्हारे पिताजी की, काश मैं भी उनसे मिल पाता। अरे सेठ जी, ये सब तो बीती बातें हैं। ये सब छोड़िए और मुझे पहले ये बताइए आप क्यों रो रहे थे? अरे अर्जुन, अब क्या बताऊं तुझे। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। क्या हुआ सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। अर्जुन, मेरे पास मेरे पिताजी की एक जमीन है जिस पर मेरा और मेरे भाई का पूरा हक बनता है, पर मेरे चाचा के बच्चों ने उस पर अपना हक जता लिया है। बस इतनी सी बात, एक काम कीजिए सेठ जी, आप अपने गांव के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने चचेरे भाइयों पर जमीन हड़पने का केस कर दीजिए। अरे इसका कोई फायदा नहीं है अर्जुन। हमारे गांव का विधायक मेरे चाचा के लड़के का बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए तो इतना परेशान हूं। क्योंकि अगर गांव का विधायक उनके साथ है तो मैं कानूनी तौर पर भी उसे जमीन को अपना साबित नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरे चचेरे भाइयों ने उस पर मजदूर लगाकर खेती भी शुरू करवा दी है। हाँ सेठ जी, आपकी ये बात तो सही है, और अगर आप कानूनी तौर पर जमीन को अपने नाम करने की सोचोगे तो शायद आपके पोते बड़े हो जाएं, पर केस चलता रहेगा। हाँ अर्जुन, अब तू ही बता मैं क्या करूं। वो जमीन मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके ली थी, मैं किसी भी हाल में वो जमीन अपने नाम करके रहूंगा।
अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक तरकीब है सेठ जी, जिससे आपके चचेरे भाई खुद ये जमीन आपके नाम करवा देंगे। क्या बोल रहा है अर्जुन? जल्दी बताओ मुझे भी वो तरकीब। अर्जुन ने अपनी पूरी तरकीब श्यामलाल को समझा दी। तरकीब सुनते ही रघुनाथ अर्जुन से कहता है, क्या बात है अर्जुन, क्या तरकीब निकाली है? तू तो बहुत समझदार है। धन्यवाद सेठ जी। अगर तेरी ये तरकीब काम आई और मुझे मेरी जमीन पिस मिल गई तो मैं ये वादा करता हूं, अभी जिस जमीन पर तू काम कर रहा है मैं ये तेरे नाम कर दूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है सेठ जी, आप तो मेरे अन्नदाता हो, आपके लिए इतना करना तो मेरा फर्ज है। ठीक है अर्जुन, कल से ही अपने इस तरकीब पर काम करना। अर्जुन फिर से अपने काम पर लग जाता है। अगली सुबह अर्जुन रघुनाथ के चचेरे भाइयों के पास जाता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए, ये तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, हर दिन कहीं ना कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। बस क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हों और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास पहले से बहुत मजदूर हैं। इसका मतलब रघुनाथ सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। क्या कहा रघुनाथ ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो चलता हूँ, आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँ। किशन के मना करने के बाद अर्जुन जाने लगता है। तभी रमेश किशन से उसे रोककर पता लगाने बोलता है कि रघुनाथ ने उनके बारे में अर्जुन को क्या बोला है। अरे रुको भाई, इधर आओ जरा, एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। किशन के बुलाने पर अर्जुन फौरन उनके पास चला जाता है। अरे धन्यवाद सेठ जी, बोलिए क्या काम है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आखिर पापी पेट का सवाल है। काम तो हम बता देंगे, पहले तुम यह बताओ रघुनाथ हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें? आपके यहाँ आने से पहले मैं रघुनाथ सेठ के यहाँ काम करता था, परंतु वो एक नंबर के कंजूस और बदतमीज आदमी हैं। इतनी मेहनत करने पर भी सही मजूरी नहीं देते थे। इस बात पर कल मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ, क्या कहा तुमको रघुनाथ ने हमारे बारे में? अरे हुआ ये कि जब मेरी रघुनाथ सेठ से बहस हो रही थी तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज्यादा मजूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी ताव में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार किशन सेठ और रमेश सेठ से ज्यादा मजूरी कोई नहीं देता, तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा था ना मैंने सेठ जी? अरे हान भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं तो हमारा फर्ज बनता है हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सी मजूरी मिले। वाह क्या बात कही है आपने सेठ जी। रघुनाथ सेठ तो मेरे हिसाब से आपके इतना शायद कभी सोच ही ना पाए। चलिए सेठ जी, मुझे भी मेरा काम बता दीजिए तो मैं भी काम पर लग जाऊं। किशन और रमेश दोनों भी अर्जुन की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में कम करने का कम दे देते हैं। किशन के कहते ही अर्जुन उनके खेतों में कम करना शुरू भी कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक अर्जुन किशन और रमेश के खेतों पर कम करता है। अर्जुन बाकी मजदूर से ज्यादा कम करता था। वो समय से पहले ए जाता और कम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता। अर्जुन को इतनी मेहनत करते देख किशन और रमेश आपस में बात करते हैं। अरे रमेश भैया, यह अर्जुन तो बहुत मेहनती है, यह अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इसे हमने रोक लिया। हाँ भाई, बात तो तू पते की कर रहा है। अच्छा हुआ अर्जुन को हमने अपने यहाँ काम पर रख लिया, वह बहुत मेहनती और ईमानदार भी है।
आजकल के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना घास के ढेर में सुई ढूंढने की तरह है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। रविवार की सुबह सुबह किशन और रमेश अपने खेत के दौरे पर जाते हैं। जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन कम कर रहा होता है। अर्जुन को रविवार को भी कम देख किशन बोलता है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है अर्जुन। इसके इतना काम शायद ही कोई करता होगा। हमारे यहाँ अर्जुन ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। अरे अर्जुन भाई, रविवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो, आज तो आराम कर लिया होता। आराम वो क्या होता है सेठ जी, अकेला रहता हूँ घर पर। और अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा, इसलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। इसमें मेरा दिल लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक कम करो, आज तुम कम रहने दो, जाओ जाकर वहाँ पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई इज्जत नहीं, आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ, मुझे काम करना पसंद है। ठीक है, फिर हम निकलते हैं, तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। इसके बाद किशन और रमेश खेत को अर्जुन के भरोसे छोड़ वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब किशन और रमेश अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं पुलिस वहां आई है। पुलिस को देखते ही दोनों दौड़े दौड़े आते हैं। क्या हुआ थानेदार साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही इस जमीन के असली कागजात बड़े थानेदार को दिखा दिए थे ना। अच्छा, यह जमीन तुम्हारी है ना, तभी तो तुम दोनों को अंदर करने आया हो। अंदर? मैं कुछ समझा नहीं थानेदार साहब। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। साफ साफ कहने की कोई इज्जत नहीं है, जरा अपनी नजर घुमाकर वहां देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों भाई जब पलट कर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में किसी की लाश गाड़ी हुई होती है, जिसका सिर्फ कंकाल बचा होता है। कंकाल को देख दोनों भाई की हवा टाइट हो जाती है। यह कहाँ से आया हमारे जमीन में? चलो अब बहाना मत बनाओ, पहले लोगों को मारो, फिर उसे अपनी जन में गाड़ो और फिर बोलो ये क्या है। न थानेदार साहब, यह सब क्या है, यह यहाँ कैसे आया, हमें कुछ नहीं पता है। चलो अब झूठ मत बोलो, तुम दोनों तो अब गए, अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो पक्की होगी। फांसी और उम्रकैद सुन दोनों भाई डर जाते हैं और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। नहीं थानेदार साहब, हमने कुछ नहीं किया। यह सब कहाँ से आया इस जमीन में, हमें नहीं पता। वाह क्या बात है, तुम्हारी जमीन पर कंकाल निकलते ही हमारी जमीन से इस जमीन पर आ गए। इस मामले से बचने के लिए दोनों भाई कुछ तरकीब लगाने की सोचते हैं। तभी वहां अर्जुन आ जाता है। अरे सेठ जी, यह पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? हाँ अर्जुन, देखो पता नहीं कहाँ से हमारे जमीन में यह कंकाल आ गया है। अर्जुन कंकाल का नाम सुनते ही चौंक कर बोलता है। क्या कंकाल, यह कहाँ से आ गया? यह तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए आप दोनों मलिक। हाँ, अब तू ही कुछ तरकीब बता जिससे हम इससे बाहर आ सकें। तीनों को खुसुर पसुर करता देख थानेदार कहता है। चलो अब कोई तरकीब मत बनाओ, दोनों में से एक भाई तो पक्का जाने वाला है जेल में। अब तुम दोनों ही फैसला करो कौन जाएगा। थानेदार साहब, हमें बस 5 मिनट दीजिए, अभी हम फैसला करके आते हैं कौन जाएगा जेल। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे। अब आप लोग सोचिए कौन जाएगा जेल। अर्जुन भाई, हम दोनों भी अंदर नहीं जाना चाहते। कोई तरकीब लगाओ भाई, जिससे हम दोनों बच जाए। मालिक एक बात बोलूं, इस कंकाल को देख के तो लगता है काफी महीनों पहले से इसे जमीन में डाला गया होगा। एक तो किशन फांसी की बात सुन बहुत डरा हुआ था और अर्जुन से यह सुनते ही किशन डर के फटाफट पूरी कहानी अर्जुन को बता देता है। देखो अर्जुन भाई, यह जमीन तो हमने बस महीने पहले ही हथी अपने चचेरे भाई रघुनाथ से। किशन से हड़पने की बात सुन अर्जुन ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता नहीं है इस बारे में। क्या कहा मालिक, हड़प थी जमीन? किशन से पूरी कहानी सुनते ही अर्जुन कहता है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बोल दीजिए ये जमीन रघुनाथ सेठ की है। थानेदार को बोलना हमने तो बस 1 महीना पहले ही यह जमीन उनसे बस काम करने के लिए ली है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अर्जुन की तरकीब सन तीनों थानेदार के पास जाते हैं
और थानेदार को सब वैसे ही बोलते हैं जैसे अर्जुन ने उन्हें कहा था। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है, हमने तो बस काम करने के लिए ये जमीन हमारे चचेरे भाई रघुनाथ से ली थी। वह जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो? नहीं साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अर्जुन से पूछ लीजिए। यह हमारे पास बस अभी काम कर रहा है, इसके पहले यह श्यामलाल के पास कम करता था। बोलो अर्जुन, ये जमीन किसकी है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन रघुनाथ सेठ की है। किशन सेठ और रमेश सेठ ने तो बस कुछ ही समय से इस जमीन पर काम कराना शुरू किया है। अर्जुन, तुम रघुनाथ को बुला के लाओ। अर्जुन रघुनाथ को बुलाने चला जाता है, थोड़ी देर में ही लेकर आता है। चलो अब रघुनाथ, तुम बताओ ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया? तुमने किसको मार के यहाँ डाला है? अरे साहब, यह तो नकली कंकाल है। ये सब तो हमारा प्लान था इन दोनों के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। रघुनाथ से यह सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। हाँ थानेदार साहब, मैंने भी दोनों ने जो बातें मुझे कहा है सब रिकॉर्ड भी कर लिया है मेरे फोन में। आप चाहे तो ये रिकॉर्डिंग अपने साथ ले जा सकते हैं सबूत के तौर पर। अर्जुन को भी इस प्लान में शामिल देख दोनों भाई को समझ जाता है कि यह सब रघुनाथ और अर्जुन ने मिलकर किया है। अब तो उन दोनों के खिलाफ एसीपी के पास सबूत भी था और उन दोनों के पास अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए एसीपी साहब, हम लालच में आ गए थे। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी रघुनाथ भाई को वापस दे देंगे। गलती तो तुम दोनों ने कर दी है, इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलके रहेगी। और रही बात जमीन की, तो वो रघुनाथ की थी और रहेगी। तुम दोनों चलो अब जेल की हवा खाने। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करें। कोई बात नहीं, बस यह याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए आए तुम्हें अपनों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ देने आएंगे। आखिर में रघुनाथ अर्जुन को जमीन भेंट कर देता है और उसकी एक जमीन का मालिक अर्जुन को बना देता है। अर्जुन, जैसे कि मैंने वादा किया था उस दिन, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वह जमीन तुम्हारी है। याद करो तुमने क्या कहा था, मुझे बस मेहनत करते रहो, एक न एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। दोस्तों, इस तरह अर्जुन ने अपने मेहनत और दिमाग से रघुनाथ को उसकी जमीन वापस दिला दी और दोनों ठगी भाइयों को भी सबक सिखा दिया। और इस तरह अर्जुन ने अपने मेहनत और दिमाग की मदद से अपने फूटी किस्मत बदल दी और अब वो भी एक बड़े से जमीनन का मालिक बन गया था।